बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिवाली थी उनकी, और दिवाली के मौके पर उन्होंने विज़िट किया लौंगेवाला का। लौंगेवाला में जाकर नरेंद्र मोदी ने एक झूठ बोला है, वो सारा चट्टा-कट्टा मैं आपके सामने खोल देता हूँ। अभी ये राजस्थान का एक इलाका है और ये डेजर्ट जैसा एक बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और 1965 में भी यहाँ पे झड़पें हुई, 1971 में भी यहाँ पे जंग हुई थी, और एक बैटल ऑफ लौंगेवाला भारत में बड़ी मकबूल है। और उसकी मशहूरी की वजह यह है कि उस दौर में भारत ने मेजर चांदपुरी नामी एक फौजी को महावीर चक्र, जो उनका एक बहुत बड़ा मिलिट्री अवार्ड है, वो उन्होंने महावीर चक्र जो है वो दिया था मेजर चांदपुरी को कि ये बड़ा ज़बरदस्त लड़ा है, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया है, बड़ा शानदार मुकाबला किया है। तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने आज कुछ अजीबोगरीब हरकतें की। एक तो वो फौजी यूनिफॉर्म पहन कर गया, यानी फौजी कपड़े पहने थे उस तरह के, और साथ सर के ऊपर एक हैट पहनी हुई थी, और उसके बाद टैंक के अंदर वो ट्रैवल करके पहुंचा लौंगेवाला, और वहाँ पे फौजियों से ना सिर्फ उनके साथ दिवाली मनाई बल्कि उनके साथ खिताब भी किया। और वहाँ जो तकरीर की नरेंद्र मोदी ने, वो भारत के तकरीबन तमाम अखबारात ने छापी है। हिंदुस्तान टाइम्स जो है उसकी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है हेडलाइन, उसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया है, और उसके अलावा टाइम्स नाउ है, और द हिंदू है। हर जगह पे भारत ने इसको रिपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी टैंक के अंदर ट्रैवल करता हुआ जा रहा है लौंगेवाला, और वो ये कह रहा है कि हमने थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा, उन्होंने लद्दाख पे जो है वो बड़ी हाइट्स के ऊपर 15,000 फुट के पास टैंक पहुंचा दिए थे, जहाँ पे टैंक ऑपरेटिव ही नहीं होता। उन चट्टानों से चढ़ा के ऊपर टैंक खड़े कर दिए ले जाके -20 टेम्परेचर में, जहाँ पे टैंक काम नहीं कर सकते, और बड़ी मुश्किल में डाल दिया टैंकों को भी और टैंकों को ले जाने वालों को भी। तो भारत अजीबोगरीब काम करता है। आज उनका जो नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म है वो टैंक के अंदर बैठा हुआ था, और वहाँ पे उसने खिताब किया और पाकिस्तान की फ़ौज और चीन की फ़ौज को चैलेंज किया, पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़ बातें की, और ये कहा कि हम दुश्मन की सरजमीन पे घुसकर दुश्मन को मारते हैं। और जो 2016 में इन्होंने सो कॉल्ड एक अजीबोगरीब किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस बारे में कहा कि हम तो दुश्मन के इलाकों में घुस के जाके दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं। हालांकि यहाँ पे उनको बहुत जूते पड़े थे सर्जिकल स्ट्राइक में भी, और उसके बाद एरियल स्ट्राइक में भी। यहाँ पे 2 तैयारे गिर गए थे भारत के, एक यहाँ पाकिस्तान में, एक वहाँ मकबूजा कश्मीर में। तो भारत को बड़ा नुकसान हुआ था जब अभिनंदन का ज़ख्मी मुँह जो है वो भारत को वापस किया गया था, ज़ख्मी चेहरे के साथ अभिनंदन चाय पिला के। तो भारत को अपनी वो शिकस्त अच्छी तरह याद है। लेकिन लौंगेवाला में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 71 में हमें बहुत बड़ी फतह हुई थी, और उस फतह की वजह से मेजर चांदपुरी को हमने महावीर चक्र दिया था। तो मैं अपने से कुछ नहीं कहूँगा। लौंगेवाला की एक कहानी वो है जो भारतीय बताते हैं, एक वो है जो पाकिस्तानी बताते हैं। लेकिन लौंगेवाला की एक कहानी और भी है, और वो बता रहा है एक भारतीय मेजर जनरल जो रिटायर्ड है, भारतीय रिटायर्ड मेजर जनरल। ये मोदी का पोल खुलने वाला है अब, और उनका नाम है आत्मा सिंह। ये मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए, और ये उस वक्त मेजर के तौर पे काम कर रहे थे, जो भारतीय फ़िज़ाइया का विंग था वहाँ से ये कमांड कर रहे थे। इन्होंने एक किताब लिखी है, और इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। इस किताब में उन्होंने लिखा लौंगेवाला द रियल स्टोरी, कि लौंगेवाला का जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ लौंगेवाला जिसको कहते हैं, वहाँ की हकीकी कहानी क्या है, असल में वहाँ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में भारत की फ़ौज का जो किरदार है उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया है। बिला वजह एक शख्स को जो है वो इतना बड़ा अवार्ड दिया गया है। मैं अपनी इस किताब में तमाम हकायक सामने लेकर आ रहा हूँ, उसमें ज़मीनी फ़ौज का कोई किरदार नहीं है। 5 दिसंबर की सुबह हमारी ज़मीनी फ़ौज ने लौंगेवाला चौकी खाली कर दी थी, जहाँ पे नरेंद्र मोदी खड़ा होकर कह रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त बैटल हुई थी, मुकाबला किया था, फौजी जम गए थे, खड़े हुए थे पाकिस्तानी टैंकों के सामने। तो भारत का ही मेजर जनरल रिटायर आत्मा सिंह जो वहाँ ड्यूटी कर रहा था, उसने बताया जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमने वो चौकी खाली कर दी थी भारतीय फौजियों ने, और पाकिस्तानी वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद जो भारतीय फ़िज़ाइया है उसने पाकिस्तानी टैंकों के ऊपर अटैक किया था। तो ये लड़ाई इस तरीके से हुई थी। जो बड़ी फ़ौज को बिला वजह वो बनाते हैं, बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं, और बड़ी फ़ौज को जो है वो वहाँ पे इनामात देते हैं। तो भारतीय फ़िज़ाइया ना आती तो भारत को वहाँ पे एक खौफनाक शिकस्त फाश हो चुकी थी।
तो ये ऐसे ही उसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने एक ट्विटर के ऊपर आज एक पैगाम भी जारी किया, और ट्विटर के पैगाम में उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज के हवाले से जो उनका पैगाम था वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। विशिंग एवरीवन अ हैप्पी दिवाली, मे दिस फेस्टिवल फर्दर ब्रिंग ब्राइटनेस एंड हैप्पीनेस, मे एवरीवन बी प्रॉस्पेरियस एंड हेल्दी। ऑन फ्राइडे ही अपील्ड टू द पीपल टू लाइट अ दिया, यानी वो कह रहे हैं कि एक दिया जो है वो सारे इंडियन जलाएं, इसकी उसने अपील भी की। ऑन दिवाली एज अ सैल्यूट, एक सैल्यूट के तौर पे या खराज तहसीन के तौर पे, टू द सोल्जर्स गार्डिंग द नेशन ऑन द बॉर्डर्स, फौजियों के लिए उसने कहा जी एक दिया आप सारे भारतीय जलाएं। किन फौजियों के लिए? उन फौजियों के लिए जो इस वक्त लद्दाख में -20 टेम्परेचर में छुट्टी मांग रहे हैं कि हमें वापस जाने दें, यहाँ हम नहीं लड़ सकते। और भारत चीन को वो इलाका देकर विड्रॉ कर रहा है कि हम अपने फौजियों को इस सर्दी के अंदर यहाँ खड़ा नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी सहूलियत मौजूद नहीं है। उस फौज के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने कल लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान से ठीक ठाक मार खाई है और लगातार उनको मार पड़ रही है। तो वो अपनी फौज का मोराल बूस्ट करने जा रहा है। एक्चुअली नरेंद्र मोदी का प्रॉब्लम यह है कि बैनुल अक़वामी सतह पे वो एक्सपोज हो चुका है, लगातार वो जंग हार रहे हैं, चीन से जंग हार के अपने इलाके छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे मार पड़ रही है। वर्दी पहन के टैंक में बैठ के परेडें देख के वो ये साबित करना चाह रहा है कि हम तो बहुत ज़बरदस्त फौज हैं। फौज का मोराल ऊपर लाने की नरेंद्र मोदी नाकाम कोशिश कर रहा है। उस फौज का जो फौज अब लड़ने के मूड में नज़र नहीं आ रही, बहुत डीमोराल हो चुकी है। चाइना अलग मार रहा है, पाकिस्तान अलग मार रहा है, मुजाहिदीन अलग मार रहे हैं, बदनामी अलग हो रही है। और जो बदनामी हो रही है वो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने सारे पोल खोल कर रख दिए हैं। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और DGISPR बाबर इफ्तिखार, इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके कुछ अहम तरीन नुकात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन्होंने कुछ डोजियर्स पेश कर दिए जिसमें रॉ और एक और भारतीय इंटेलिजेंस की एजेंसी है DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इन दोनों के बारे में नाकाबिल तरदीद सबूत दिए गए हैं कि इन्होंने कैसे पाकिस्तान में और खित्ते में दहशतगर्दी फैलाई है। एक तरफ तो भारतीय वज़ीर आज़म का पोल खोल दिया, मैंने आपको बता दिया कि उनका अपना मेजर जनरल लौंगेवाला के बारे में क्या कह रहा है। बहुत सारे ऐसे झूठे महाज इन्होंने बनाए हुए हैं। इनकी फ़ौज लड़ना नहीं चाहती, वो डीमोराल है। अच्छा, अब पाकिस्तान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि 2001 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान में 19,130 दहशतगर्द हमले हुए हैं, 83,000 से ज़ायद लोग शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, और इसमें 32,000 शहादतें जो हैं वो सामने हैं। 23,000 तो उसमें शहरी बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए हैं, और 126 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। यानी ये इतनी बड़ी रकम है, 126 अरब डॉलर, कि पाकिस्तान का सारा कर्ज ही उतर जाता है और फिर पैसे बच जाते हैं। तो 126 अरब डॉलर से ज़ायद का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है दहशतगर्दी के इन हमलों के दौरान। पाकिस्तान ने जो सबूत पेश किए, उन सबूतों के मुताबिक भारत की जो 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिनमें रॉ है और DIA डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये 3 बड़े अहम काम कर रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, और उसके सबूत दिए गए। बाकायदा ऑडियोज़ और वीडियोज़ दी गई, गिरफ्तार होने वाले बंदे दिखाए गए, और एक एक बंदे का बताया गया, एक एक ग्रुप का बताया गया कि ये लोग यहाँ मौजूद हैं, इस तरीके से किया गया है। भारत के कौन कौन से अकाउंट हैं जहाँ से पैसा अफगानिस्तान पहुंचाया गया, किन किन बैंकों से कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई, और उन पैसों को कैसे दहशतगर्दों तक एक्सेस हुई। दाइश के साथ भारत का क्या ताल्लुक है, और TTP के साथ उनका क्या ताल्लुक है, और जमातुल अहरार के साथ उनका क्या ताल्लुक है। BLF यानी BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इनके साथ भारत ने किस तरह के ताल्लुकात बनाए हैं। और एक नया बड़ा ग्रुप बनाया गया है भारत की जानिब से अफगानिस्तान में, जिस ग्रुप का ये काम है कि वो इकट्ठे होकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों के अंदर इजाफा करें, और पाकिस्तान को जितना हो सके नुकसान पहुंचाया जाए, सिविलियंस को, मईशत को, और जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस जो हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाए पाकिस्तान के अंदर। ये जो नया ग्रुप बनाया गया, इसका नाम है ब्रास, BRAS। ये जो तंजीम है, इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुपों को इकट्ठा किया गया है, और भारत ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। 30 के करीब
दाइश के जो भारतीय अस्करियत पसंद हैं वो हाल ही में अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर्स के करीब, और वहाँ पे उनको फंड्स दिए गए हैं, वो ट्रेंड लोग हैं, और अब वो पाकिस्तान के अंदर हमले करेंगे और पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में ये इंटेलिजेंस मालूमात दी गई कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में नवंबर और दिसंबर में अटैक्स प्लान किए गए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां इस वक्त 87 यानी 87 दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो चला रही हैं, जिनमें से 66 अफगानिस्तान में मौजूद हैं, 21 जो है वो उनमें से भारत में मौजूद हैं। बहुत सारे बैंकों का रिकॉर्ड दिखाया गया कि कितना कितना पैसा कब कब भारत किस किस एजेंसी को और किस किस दहशतगर्द तंजीम को, कल-आदम तंजीम को, जो बैनुल-अक़वामी सतह पे अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं कि ये कल-आदम तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, तो भारत अपने बैंकों के जरिए से डायरेक्टली उनको कैसे पैसे पहुंचा रहा है और कौन से लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, कौन से भारत के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड लोग ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और भारत के सफारत खाने कई मुल्कों के अंदर इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह ऐसे नेटवर्क्स बनाए जाएं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा दें। अब भारत इनसे 3 चीज़ें अचीव करना चाहता है। भारत की 2 एजेंसीज हैं, रॉ और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA। वो 3 चीज़ें अचीव करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ। 3 साजिशें। नंबर 1, जो पाकिस्तान में अमन की पेशरफ्त है उस पर खलल डालना। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से लड़के बड़ी मुश्किल से अमन हासिल किया है, उस सिलसिले को रोकना चाहता है। दोबारा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को हवा दे रहा है भारत, और इसमें वो मुख्तलिफ जो एथनिक ग्रुप्स हैं या फ़िरका वाराना फसाद भी करवाना चाह रहा है, मुख्तलिफ ग्रुपों को मुत्तहिद कर रहा है, उनके इकट्ठ करवा रहा है। नंबर 2, मईशत को मुस्तहकम होने से रोकना चाहता है। पाकिस्तान जो है उसके दिफा का और पाकिस्तान के आगे बढ़ने का सारा इन्हिसार मईशत पे है। तो पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करने के लिए भारत ने आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया था फैटफ में, और बाकायदा लॉबिंग की थी, पैसा खर्च किया था कि पाकिस्तान की मईशत को किसी तरह भी ख़राब किया जाए, रोका जाए। तीसरा, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा यानी पॉलिटिकल लोगों से रब्ते करता है, डायरेक्ट और अपने फ्रंटमैन्स के ज़रिए से। ये इल्ज़ामात बाकायदा पाकिस्तान ने लगाए। अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से सबूत पेश किए हैं, नवाज शरीफ के हवाले से अभी पेश नहीं किए हैं। इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है एजेंसीज़ की, हमें पता है कौन कौन कब कब नवाज शरीफ को मिला और फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने क्या क्या किया। तो ये एक वार्निंग भी है नवाज शरीफ साहब के लिए कि आपके बारे में उन्होंने बताया नहीं कि आप कब कब किस किस को मिले हैं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बता दिया है। बहुत मुमकिन है कि कल आपके बारे में भी वो बता रहे हों। लिहाजा मुस्लिम लीग नून के लिए एक वार्निंग है कि वो अपना किबला दुरुस्त करे, वरना उनके सारे पोल भी आने वाले दिनों में खोल दिए जाएंगे। ये 3 चीज़ें हैं जो की जा रही हैं। नंबर 1, अमन की पेशरफ्त को रोकना। नंबर 2, मईशत को गैर मुस्तहकम करना। नंबर 3, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना पाकिस्तान में। अब इसके लिए जो 4 मुख्तलिफ पोर्शन हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहा है भारत, इस सारे को कर कैसे रहा है। नंबर 1, दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान एक इत्तेहाद पैदा कर रहा है भारत, यानी जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप थे, जिसमें TTP था, जिसके अंदर जो है वो जमातुल अहरार था, जिसके अंदर जो है वो BLA, BLF और दीगर बहुत सारी थी, उनको जोड़ के एक ब्रास बनाया है, कुछ और ऐसी तंजीमें खड़ी की हैं। इनका एक कंसोर्शियम कहते हैं, जब मुख्तलिफ ग्रुप मिल जाते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है, तो इनको इकट्ठा करके एक बड़ा ग्रुप बना रहा है जो मिलकर भारत से फंडिंग लेंगे, भारत से ट्रेनिंग लेंगे, भारत से हथियार लेंगे, भारत से टेक्नोलॉजी लेंगे और भारत से इंटेलिजेंस लेंगे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेंगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, वो ये कर रहा है कि 3 सालों में उसने 22 अरब रुपए तकसीम किए हैं। ये 22 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है जो भारत ने तकसीम की है पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों के अंदर। तो ये भी दूसरा वो अहम जो चीज़ है वो उन्होंने ये किया। तीसरा, उन्होंने CPEC को बाकायदा टारगेट करना शुरू कर दिया है और उसके लिए उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी में बाकायदा एक सेल बना लिया है, और वो जो सेल है वो CPEC के मंसूबों के खिलाफ काम करता है और डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करता है, भारतीय वज़ीर आज़म को, और अजीत दोवल को रिपोर्ट करता है डायरेक्टली। तो ये जो सेल है ये काम कर रहा है। इसके लिए 80 अरब रुपए मुहैया किए गए हैं भारतीय हुकूमत की जानिब से कि CPEC को ख़राब किया जाए, इस मनसूबे को रोका जाए, और 700 ट्रेंड लोगों के ऊपर जो है वो एक मलेशिया तैयार की गई है जो CPEC के मनसूबों पे हमला करेगी, इंजीनियर्स के ऊपर, यहाँ पे जो जो प्रोजेक्ट बनेंगे उनके ऊपर अटैक करेगी, और चाइनीज़ इंजीनियर हैं उनके ऊपर अटैक किया जाएगा, और CPEC के जो काफिले जाएंगे उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। तो कोशिश ये है कि किसी भी तरह
सी पैक को खराब करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएं। 80 अरब रुपए का फंड है, नरेंद्र मोदी खुद डायरेक्टली इसको देखता है और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर बाकायदा इसका एक सेल कायम किया गया है। नंबर 4, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शोरिश को हवा देने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पे फौज के खिलाफ यहां के लोगों को उकसाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब, एक पॉलिटिकल मामला है, उन्होंने फौज पे गुस्सा उतारना शुरू किया, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी पार्टी और उनके लोगों ने, और उसके ऊपर भारत फंडिंग भी करता है। लोग तो ये नहीं समझते इस बात को बाज़ औक़ात कि इस नैरेटिव का पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, लेकिन मैक्सिमम कश्मीरी, ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग, 90% से ज़्यादा, वो पाकिस्तान के इदारों के साथ, फौज के साथ और रियासत के साथ कमिटेड हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है और एक शोरिश पैदा की जा रही है, डिवाइड पैदा की जा रही है आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान में इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाने के अलावा एक और काम किया जा रहा है कि वहां पे एथनिक डिवाइड यानी फिरका वाराना फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शिया और सुन्नी के दरमियान में झगड़ा करवाने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले चलास में और दीगर एरियाज में हमने देखा कि इस किस्म के वाकयात हुए जो नहीं होने चाहिए थे। बहरहाल भारत इसके पीछे और उसके सबूत बाकायदा आज पेश किए गए हैं। अब बहुत सारे सबूत पाकिस्तान ने दे दिए, लेकिन देने के साथ साथ ये कहा कि बहुत सारे सबूत हम नहीं दे रहे, हमारे पास मौजूद हैं। ये वार्निंग है नवाज शरीफ साहब के लिए भी, ये वार्निंग है भारत के लिए भी, और ये वार्निंग है उन तमाम एलिमेंट्स के लिए जो भारत के इशारे के ऊपर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहरहाल आज एक बड़ी मुफस्सल और कंप्लीट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को आहनी हाथों से लेगा। ये इतना बड़ा मुकदमा पाकिस्तान ने बिला वजह नहीं बनाया, ये सारा मुकदमा इसलिए बनाया गया है कि अब अगर भारत शरारत करेगा तो उसके साथ एक फैसला कुन लड़ाई पाकिस्तान की हो सकती है। चीन और पाकिस्तान एक तरफ खड़े हैं। भारत, अमेरिका की शिकस्त का सबसे बड़ा नुकसान भारत को हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त के बाद चीन और पाकिस्तान के पास 2 ऐसे महीने हैं जिसके अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर में, जनवरी की 15 तारीख तक कुछ भी कर सकते हैं, जनवरी के मिड तक। वो इसलिए कि अमेरिका अपने इंटरनल मामलात में इतना उलझा हुआ है कि वो भारत को बहुत बड़ी फौजी सपोर्ट इस वक्त नहीं दे सकता। हालात भारत की फेवर में नहीं है, हालात पाकिस्तान और चीन की फेवर में है। और भारत इस वक्त अगर पंगा करता है तो पाकिस्तान इसको एक सुनहरी मौके के तौर पे भी ले सकता है, ये मेरी असेसमेंट है। बहरहाल भारत ने कभी भी चीन के हवाले से इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जैसी ज़बान वो पाकिस्तान के बारे में कश्मीर के हवाले से इस्तेमाल करता है। और उसकी वजह यह है कि भारत पाकिस्तान से लड़ना तो पसंद करता है लेकिन चीन के साथ लड़ नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान से भी जब वो लड़ता है तो उसको बहुत सारी जगहों के ऊपर मुंह की खानी पड़ती है। और अब ऐसा लगता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर भारत को आने वाले दिनों में बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।